ये आकाशवाणी दिल्ली है। उत्तर कथा में लीजिए सुनिए स्वास्थ्य, संस्कृति और संस्कार हमारे बुजुर्ग कार्यक्रम में योग विशेषज्ञ, साइकिलिस्ट और होम्योपैथिक चिकित्सक डॉक्टर उमेश पंत से कमल किशोर की बातचीत। नमस्कार। हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण आयाम होता है स्वास्थ्य। स्वस्थ जीवन शैली में स्वस्थ और संतुलित पोषक आहार लेना, अपने शरीर के वजन को नियंत्रण में रखना, पर्याप्त नींद लेना, हाइड्रेटेड रहना और नशापान वगैरह बिल्कुल भी नहीं। इन सब के अलावा कुछ लोग अपने को ज्यादा फिट रखने के लिए योग आदि पर विशेष ध्यान रखते हैं, नियमित रूप से व्यायाम करते हैं और स्वास्थ्य के प्रति समाज को भी अपने विभिन्न अभियानों से, गतिविधियों से जागरूक भी करते रहते हैं। एक ऐसे ही समाज सेवी हैं, साइकिलिंग अभियान से जुड़े हुए हैं और खुद एक होम्योपैथी डॉक्टर भी हैं। स्टूडियो में हम उनका स्वागत करते हैं। आप हैं डॉक्टर उमेश पंत जी। नमस्कार। नमस्कार। आपने ये यात्रा एक साथ योग, व्यायाम, अभियान, सबसे पहले आपने शुरुआत कहाँ से की? योग से शुरुआत की या डॉक्टरी से शुरुआत की या अभियान से शुरुआत की? मन में ख्याल आया 2010 में कि स्वास्थ्य के लिए कुछ किया जाए। इसमें मैंने सबसे पहले अपने ऊपर काम करना शुरू किया कि स्वयं को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है जी। कुछ चीजें ऐसी, कुछ घटनाएं ऐसी घटी और फिर मुझे लगा कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। जी हाँ। इसमें मैंने, मेरे परिवार ने, मेरी धर्मपत्नी, मेरे दोनों बच्चे और मेरे परिवार ने पूरा संपूर्ण सहयोग किया और मैंने यात्रा साइकिल से शुरू की। साइकिल से ही यात्रा शुरू की जी। तो मुझे लगा कि साइकिल एक ऐसा माध्यम है जो संपूर्ण स्वास्थ्य को देता है और 2010 में जब ये मुहिम आगे बढ़ी, साइकिल भी चली, तो मैंने होम्योपैथिक योग, ध्यान, मंत्र, शंख, यज्ञ क्रियाओं के माध्यम से लोगों को स्वस्थ रखने के लिए प्रेरित किया और खुद भी प्रेरित हुआ। इसमें बुजुर्गों के लिए जैसे होम्योपैथी के माध्यम से, योग के माध्यम से उनको आजकल की जो समस्याएं हैं, नेचर के साथ जुड़ के हमने ये काम। फिर मन में ख्याल आया कि एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए और फिर 2014 में हमने एक संस्था बनाई, माउंटेन पीपल फाउंडेशन। उस फाउंडेशन में हमने विभिन्न तरीके की गतिविधियां शुरू की। लेकिन आपने ऐसा क्यों सोचा कि एक प्लेटफॉर्म बनाकर ही हम कर सकते हैं? क्या आप यूं ही चलते तो क्या आकर्षित नहीं होते? नहीं, बिल्कुल होते। तो प्लेटफॉर्म इसलिए बनाना पड़ा कि मुझे कुछ लोगों की भी जरूरत पड़ी। बहुत सारे लोग इसमें जुड़े, पहाड़ से भी जुड़ा हूँ जी। तो माउंटेन पीपल फाउंडेशन करके मैंने संस्था बनाई, बहुत सारे लोग जुड़े, फिर उससे पहाड़ से भी बहुत लोग जुड़े। तो संस्था जब धीरे धीरे बनी तो संस्था के अंदर हमने कुछ आयाम बनाए, कुछ चीजों को रखा। जैसे सबसे पहले हमने स्वास्थ्य को रखा, स्वास्थ्य पे ही मैं काम भी करता हूँ जी। लेकिन स्वास्थ्य में भी हमने ये देखने की कोशिश की कि सिर्फ दवाइयों से ही आप स्वस्थ नहीं रह सकते, इसके लिए कुछ और भी अलग तरीके से। तो हमने एक हेल्थ कॉन्सेप्ट बनाया, एक हेल्थ मॉडल बनाया जी। ये बात तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि सिर्फ लोग दवाइयों पे कई बार भरोसा कर लेते हैं, दवाइयाँ खाते हैं फिर चल देते हैं काम पे। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। उसके साथ साथ भी पोषक आहार वगैरह भी है या फिर व्यायाम भी है, योग वगैरह भी है, इन सब की भी आवश्यकता होती है। आपने बिल्कुल सही कहा। फिर हमने क्या किया, योग को होम्योपैथी के साथ में योग, ध्यान, मेडिटेशन, शंख क्रिया और यज्ञ क्रिया को जोड़ा। हमने इन 5 तत्वों को जोड़ने के बाद एक हेल्थ कॉन्सेप्ट बनाया, एक हेल्थ मॉडल बनाया जो शुरुआत में हमने बच्चों और बुजुर्गों पे काम किया। हमने 4 साल से लेकर 11 साल के बच्चों पे काम किया और 60 से लेकर और 75-80 साल के बुजुर्गों पे हमने इसको एक प्रयोग किया। लेकिन मेरा प्रश्न ये है कि आपने बीच वालों को क्यों छोड़ दिया? इसलिए कि हमारे पास इतने संसाधन नहीं थे, कि सुविधाएं नहीं थी हमारे पास कि हम उनको इतना जगह दे पाए। हमारे पास जगह भी कम की। वैसे कहा भी ये जाता है कि युवा ही देश के भविष्य हैं, वही आगे लेकर के जाते हैं। युवा तो है ही है, लेकिन बच्चे, मुझे लगता है कि बच्चे ही युवा बनेंगे और यदि बच्चों पे सही संस्कार अगर डाल दिए जाएं तो बच्चे देश का भविष्य भी हैं और बच्चे थोड़ा सा इस चीज को समझते भी हैं। आप अब युवा की बात करते हैं ना, मतलब वो चीजों को समझेगा नहीं जब तक कि कुछ समस्या नहीं होती। लेकिन बच्चे क्या होते हैं, कोमल होते हैं, उनको जैसे करके आप मोल्ड कर सकते हैं। जैसे कि ये बच्चे जो हैं वो कच्ची मिट्टी के होते हैं, उनको जिस रूप में ढाला जाए, जिस आकार में ढाला जाए, उस आकार में ढल सकते हैं और इसीलिए आपने इसको चुना। जी बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने। रही बात फिर बुजुर्गों की, एक ही समस्या, उनके स्वास्थ्य भी वो बहुत हद तक अपने आप को संभाल लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है उनको समय न देने की जी। और बुजुर्गों को आवश्यकता इसलिए भी होती है स्वास्थ्य संबंधी जागरूक, हालांकि उनको जागरूक करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो मजबूर रहते हैं। वो एक जगह, एक स्थान पर बैठे रह जाते हैं, जिसकी वजह से उनको, मुझे लगता है कि उनको स्वास्थ्य की समस्या भी हो जाती है ज्यादा। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि उनकी क्रियाएं उतनी हो नहीं पाती। अब उसके लिए आप 2-3 चीजें हम बता सकते हैं जो हम करते आ रहे हैं। सूक्ष्म योग,
जैसे बच्चों के लिए, युवाओं के लिए आप हठ योग कर सकते हैं, तो बुजुर्गों के लिए आप सूक्ष्म योग कर सकते हैं। जैसे सबसे उत्तम क्रिया उनके लिए प्राणायाम है, आसान है, बहुत उत्तम। प्राणायाम तो मैं ये कहूँगा हर व्यक्ति को करना ही चाहिए, लेकिन बुजुर्गों को ज़्यादा करना चाहिए क्योंकि उनकी कुछ समस्याएं अलग होती हैं। उनको अस्थमा है, दमा है, सांस कम आती है, ओल्ड एज में थोड़ा समस्याएं और बढ़ जाती है, तो वो सूक्ष्म व्यायाम में आता है। प्राणायाम में आप भ्रामरी कर सकते हैं जी, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ध्यान कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, अपनी सांसों पे कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा आप उनके लिए मेंटल हेल्थ पे काम कर सकते हैं। अब हमने एक मेंटल हेल्थ प्रोग्राम भी चलाया, पिछले साल हमने हार्ट डे पे मैं सारे हॉस्पिटल्स में विजिट किया। लगभग मैं दिल्ली एनसीआर के 100-125 हॉस्पिटल्स में विजिट करता था और मैं साइकिल से ही करता था लोगों को। तो हमने लगभग 10,500-11,000 किलोमीटर साइकिल चलाई थी। तो आपके साथ में उस अभियान में जब कभी आप विजिट करते हैं कितने लोग चलते हैं? उस अभियान में मैं अकेला चलता हूँ, लेकिन सैटरडे और संडे हमने एक मुहिम बनाई है। मैं शनिवार को बच्चों के साथ में कुछ 15-20 बच्चे जो संस्था के भी हैं और अन्य लोग भी हैं, 15-20 लोगों के साथ मिलकर हम एक साइकिल अभियान संडे को करते थे। वो कितने किलोमीटर का होता? वो लगभग 20 से 25 किलोमीटर का एक होता था, क्योंकि उसमें बच्चे हैं। कोई 8 साल का बच्चा है, वो 30-40 किलोमीटर साइकिल नहीं चला सकता, लेकिन 20 किलोमीटर उसने 20 से 25 किलोमीटर की चलानी है। जैसे मैं वसुंधरा में रहता हूँ, वसुंधरा से जैसे अक्षरधाम चले गए तो लगभग 14-15 किलोमीटर पड़ता है, तो अक्षरधाम गए, अक्षरधाम आ गए। इस तरह की क्रिया कर लिया आपने, लोगों को भी बताया, खुद भी स्वस्थ रहे, बच्चों के साथ खेले। इसमें कुछ ऐसे बुजुर्ग भी जो साइकिल चलाते हैं, जो आजकल 72-75 के भी हैं, वो अच्छी तरह से चला लेते हैं, बिल्कुल चलाते हैं। बहुत सारे लोग जुड़े हैं, तो मैंने इस तरह से भी लोगों को खुश रहने का एक साधन ढूंढा है कि ऐसे भी आप खुश रह सकते हैं। घर से बाहर निकलना है। मैं सब बुजुर्गों को कहता हूँ, आपने घर के अंदर नहीं रहना है। एटलीस्ट जो 60 से 70-75 के हैं, उनको घर के अंदर बिल्कुल नहीं रहना है। वो अपना ब्रेकफास्ट करें, जैसे पहले ऑफिस जाते थे, सुबह ब्रेकफास्ट करें, न्यूज़पेपर पढ़ें और 9-9:30 बजे अपना बाहर निकल जाए और 1-1.5-2 घंटे चलते रहें। चाहे वो साइकिल चलाएं, चाहे वो पैदल चलाएं, पर चलना जरूरी है उनका। जी, ये स्वास्थ्य से अगर हम किसी को जोड़ना चाहें, जैसे कि संस्कृति और संस्कार को जोड़ना चाहें, तो इसके विषय में आप क्या कहेंगे? किस प्रकार संस्कृति और संस्कार से इसका क्या रोल हो सकता है? क्योंकि हमारी संस्कृति में, भारतीयों की संस्कृति में, एक प्रकार से कहना चाहे कि भारतीयों में संस्कृति और संस्कार कूट कर भरे होते हैं। देखिए सर, ऐसा है कि हमने एक नारा दिया था, स्वास्थ्य, संस्कृति और संस्कार यही जीवन का है आधार। वाह। इसी तरीके से जब संस्कार की हम बात करते हैं तो संस्कृति एक व्यापक रूप है संस्कार का, संस्कृति एक बड़ा स्वरूप है। अब प्रकृति की बात करते हैं, सब चीज प्रकृति से आई है जी, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो संस्कार हो, चाहे वो संस्कृति हो। मेरा ये मानना है व्यक्तिगत तौर पर। अभी हम कुछ देर पहले ये भी बात कर रहे थे कि आपने अभी कहा कि हर चीज वो प्रकृति से ही जुड़ा हुआ है। अगर हम योग की बात करें तो वो भी संस्कृति से, संस्कार से, उसके अलावा योग से भी जुड़ा हुआ है। बिल्कुल कमल जी, हम अगर ये बात करें कि सब चीजें प्रकृति से मिली है जी, चाहे वो आयुर्वेदिक हो, चाहे वो होम्योपैथिक हो, चाहे वो सिद्धा, कोई भी पैथी हो, सब चीजें प्रकृति से आई हैं। बिल्कुल बिल्कुल। खासकर योग तो प्रकृति से ही आया है। आप देखिए, भुजंगासन है, धनुरासन है, चाहे सूर्य नमस्कार है, सारे ही जितने भी हैं वो सब प्रकृति से आए हैं। अब हम नेचर से दूर हो जाएंगे, स्वस्थ कैसे रहेंगे? अस्वस्थ ही होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसलिए प्रकृति के साथ रहना बहुत जरूरी है, जो आज के समय में व्यक्ति रह नहीं रहा है, भौतिक युग में। तो खासकर शहरों में जिंदगी की व्यस्तता के कारण जिंदगी जो है अस्त व्यस्त हो गई है। हम पहले भी व्यस्त थे, आज से 25-30 साल पहले, और आज भी व्यस्त ही रहेंगे। हमें जरूरत है अपने आप को मैनेज करने की जी, संतुलित करने की। हमारा संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ चुका है। आप अपने स्वास्थ्य के लिए प्रतिदिन 40 मिनट सुबह जरूर निकालिए और 40 मिनट शाम को जरूर निकालिए, तभी तो आप आगे कुछ कर पाएंगे। सबसे बड़ी बात स्वास्थ्य मिलेगा उससे, और स्वास्थ्य से बड़ा धन तो कुछ भी नहीं है। विद्वानों ने वेदों में सब जगह लिखा है कि पहला सुख निरोगी काया, स्वास्थ्य नहीं तो कुछ नहीं। और खासकर शहरों में देखा गया है कि लोग स्वस्थ रहने के लिए कई प्रकार के अलग अलग, कोई जिम जाता है, कोई अलग से व्यायाम करता है, कोई पार्क में घूमता है, और अंत में जब बाहर निकलने की बात आती है गाड़ी लेकर के जाता है। लोग कहते हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है क्योंकि हमें जल्दी पहुंचना है। इस विषय में आप क्या कहेंगे? देखिए, जल्दी तो किसी चीज की ठीक नहीं है। मैं तो कहता हूं हर चीज एक समय से होती है, और आप आने वाले 10 सालों के बाद देखेंगे तो आदमी व्यक्ति और डिजिटल हो जाएगा तो और उसको हरी हो जाए। ऐसा नहीं करना है। जीवन जीने की एक प्रक्रिया होती है, स्वास्थ्य एक प्रक्रिया से मिलता है। यदि हम स्वास्थ्य पे ही चर्चा करें, कोई भी व्यक्ति चाहे वो जिम करे,
चाहे वो योग करे, चाहे वो कुछ भी करे, उस व्यक्ति को कुछ ना कुछ करना है। पहली बात, अगर कोई मान लो किसी को योग नहीं करना है तो वो जिम ही कर ले, कोई जिम नहीं करना चाहता है तो वो दौड़ ले, वो चल ले, लेकिन करना जरूर है। यदि आपको स्वस्थ रहना है तो आपको हिलना डुलना, एक्सरसाइज, योग, ध्यान जरूर करना है। विशेष रूप से मैं उन बुजुर्गों के लिए भी कहूँगा, आज के समय में जिनको समय नहीं मिल रहा है, या कुछ ऐसे भी बुजुर्ग हैं उनके बच्चे यहाँ है ही नहीं, वो अकेले हैं, आइसोलेशन में हैं। कोविड में हमने ये बहुत पाया कि कुछ लोगों के बच्चे अब्रॉड में हैं, बाहर हैं, तो वहाँ हमने उनका विशेष ध्यान रखा कि उनको कोई दवाइयाँ चाहिए या कुछ चाहिए, हम उनको फ़ोन के माध्यम से, हमने एक डिजिटल होम्यो डिस्पेंसरी अभियान भी चलाया है कि आप हमें फ़ोन के माध्यम से, या हमारे जो 1-2 लोग और हैं उनके माध्यम से भी आप हमें से संपर्क कर सकते हैं। आप अपने स्वास्थ्य के बारे में हमसे पूछ सकते हैं, आपको काउंसलिंग कर सकते हैं, मेंटल हेल्थ पे हम उनके बारे में चर्चा कर सकते हैं। जब यहाँ पर मेंटल हेल्थ की बात होती है, मानसिक स्वास्थ्य की बात होती है, तो सबसे पहले ध्यान जाता है जो घर में रहने वाले हमारे जो बुजुर्ग हैं उनको ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर मानसिक स्वास्थ्य अगर ठीक नहीं होगा तो उनका शरीर भी ठीक नहीं होगा। मैं कहूँगा ये तो बहुत बड़ा, बहुत गंभीर विषय है आज के समय में। मानसिक स्वास्थ्य आजकल बहुत जरूरी हो गया है। बुजुर्गों को ना समय चाहिए, बात करने वाला चाहिए, समय चाहिए, उनकी कोई सुने जी, उनकी समझे। इसी सिलसिले में हमने एक मेंटल हेल्थ कार्यक्रम भी चालू किया है। में हमने एक सेंटर पे रिक्रिएशन रूम बनाया, तो वहाँ पे सुबह शाम बुजुर्ग आते हैं, उनके लिए हम बहुत सारी एक्टिविटीज कराते हैं, जैसे वो आके हमसे बात करें, कैरम खेलें, लूडो खेलें, चेस खेलें, जो उनको ठीक लगता है। यानी कि मानसिक के साथ साथ में शारीरिक एक्टिविटीज भी बनी रहेगी, और घर के अंदर नहीं रहना है। सबसे बड़ी बात है कि घर में तो रहना ही नहीं है। मैं सारे बुजुर्गों को यही कहूंगा कि घर से बाहर निकलिए, बात करिए, लोगों से मिलिए, नए नए लोगों से मिलने की कोशिश करिए, थोड़ा परिवर्तित अपने आप को भी करना है। वैसे देखा गया है डॉक्टर पंत जी कि हमारे बुजुर्ग जब वो, उनको प्यार चाहिए, सहानुभूति चाहिए। जहाँ तक भाषा की बात है तो भाषा को हम किस प्रकार से जोड़ सकते हैं? अभी हमने ये समझा कि भाषा का स्वास्थ्य से बहुत बड़ा संबंध है, और इसको हमने जोड़ने की कोशिश भी की है कि भाषा को कैसे स्वास्थ्य से जोड़ा जाए। पहली बात, जी हाँ, आपने वो सुना होगा, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए और उनको शीतल करे आप शीतल। तो भाषा से ही आप किसी को ठीक कर सकते हैं। भाषा भी एक ऐसी चीज है, आप मधुर बोलिए, आप कठोर शब्द मत बोलिए, कटु शब्द मत बोलिए, आप प्रेम से बोलिए, है ना, वाणी में आप मधुरता रखिए। आप देखिए सामने वाला व्यक्ति किस तरह से एकदम से ही उसका टेम्परामेंट डाउन हो जाएगा। कई बार हमारे सेंटर पे ऐसा आते हैं, मेरी क्लिनिक में कई बार बहुत तेजी से गुस्से में आते हैं, कई बुजुर्ग भी आते हैं, तो वो जब रहते हैं तो उनका हम तुरंत बीपी चेक करते हैं, तो उनका बीपी बहुत हाई रहता है, कोई 180, 151। थोड़ी देर हम उनसे जब बात करते हैं और उनको अपने रिक्रिएशन रूम में बैठाते हैं, बात करते हैं, तो उनका बीपी एकदम से डाउन हो जाता है। ऊंची आवाज में बात करते हैं। आपके पास आने के बाद में आप मीठी वाणी से, मधुर वाणी से जब उनका आप स्वागत करते हैं तो नेचुरली वो थोड़ा काम डाउन होते हैं, और उनका बीपी भी नेचुरली डाउन, तेवर हैं, बहुत सारी चीजें हैं। क्योंकि बीपी का ऐसा तो है नहीं कोई वो इस तरह की कोई बीमारी है, बीपी भी किसी कारण से उनको आ रहा है ना, कोई जरूर उनके पीछे कोई कारण, उनका डोपामाइन ठीक से नहीं रिलीज हो रहा, उनको कॉर्टिसोल ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो इस तरह के जो हार्मोन हैं जो हमारी दिनचर्या को ठीक से चलाते हैं, हमारे शरीर को ठीक से चलाते हैं, उसमें असंतुलन आ जाता है। जी हाँ, हमने आपका प्रोफाइल पढ़ा तो उसमें देख रहे थे कि आप आपने वैदिक शाला का जिक्र किया है। ये वैदिक शाला और हेल्थ मॉडल दोनों में मतलब क्या सामंजस्य है? 2000 जब हमें कुछ समय से ये लगा कि हमने बच्चों से शुरू किया था, लेकिन बाद में से बहुत बुजुर्ग जुड़े हमसे, उनको ज्यादा अच्छा लगने लगा ये। तो जब हमें ये लगा कि बच्चों में चिड़चिड़ापन, मानसिक अवसाद, टेंशन, एंजाइटी ये जब बढ़ने लगी, तो हमने इस चीज को एक वैदिक शाला के रूप में हमने उसमें योग, ध्यान, मेडिटेशन, मंत्र, होम्योपैथी के थ्रू इसको शुरू किया। फिर हमने साप्ताहिक यज्ञ चिकित्सा शुरू की इसी के अंदर ही, जिसमें हमने बुजुर्गों को बोला कि आप आइए। वो चिकित्सा पद्धति के हिसाब से हमने उसमें एक क्रिया और होती है बुजुर्गों के लिए, जिसमें हम योग मंत्र करते हैं। मंत्र उच्चारण से भी आप देखेंगे कि आप स्वस्थ होते हैं, इससे भी उनका मेंटल हेल्थ जो है बढ़ता है, स्वस्थ होते हैं वो। तो वैदिक शाला एक इस तरह का कॉन्सेप्ट है जिसमें योग, ध्यान, मेडिटेशन, शंख क्रिया है। शंख बजाने से आपको पता है थायराइड ग्रंथि, ये सब चीजों में, थायराइड में बहुत फर्क पड़ता है, आपके फेफड़े ठीक रहते हैं। तो शंख क्रिया भी हमने एक इस तरह की, जैसे कि आप होम्योपैथी डॉक्टर भी हैं, जब कोई योग से ठीक हो सकता है, योगा करता है, या कहें कि जब कोई आपके पास आता है तो आप उसको योग तो करवाते हैं, बताते हैं, उसके बारे में बताते हैं, तो क्या आप उस समय क्या कोई होम्योपैथी कुछ भी आप सलाह देते हैं, या फिर वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप तो योग के डॉक्टर हैं,
योग सिखाते भी हैं, योग प्रैक्टिस करते हैं और साथ में आप होम्योपैथी डॉक्टर भी हैं, तो आप हमें कुछ होम्योपैथी की दवाई भी दीजिए, ऐसे भी कुछ बातें होती हैं? बिल्कुल होती है। और कितना इसमें फायदा होता है? जो होम्योपैथी का जो सिद्धांत है, जो वाइटल फोर्स है, वो माइंड, बॉडी और सोल से है। होम्योपैथिक एक डायनेमिक फोर्स की तरह काम करती है। होम्योपैथिक का पद्धति थोड़ा अलग है और पद्धतियों से। होम्योपैथिक मन पे काम करती है। होम्योपैथिक वो चिकित्सा पद्धति है जो सबसे पहले जिसने मन पे काम करना शुरू किया। माइंड पैथी भी बोलते हैं, माइंड पे ही होता है जी। और यदि मन आपने पकड़ लिया रोगी का जी, तो तन भी ठीक हो जाएगा। तो वही लोग जो योग के लिए भी आते हैं या वो जो होम्योपैथिक पद्धति लेते हैं, जो होम्योपैथिक खाते हैं, वही कहते हैं फिर हम योग पे भी हम उन्हें कन्वर्ट करते हैं धीरे धीरे करके। अच्छा, कि धीरे धीरे आप जो है योग भी करिए। जी। तो इससे क्या होगा, दवा भी खाएंगे और योग भी करेंगे तो आप जल्दी ठीक होंगे। तो आपने ये कहा कि जो अब धीरे धीरे होम्योपैथी की तरफ कन्वर्ट करते हैं या फिर योग की तरफ कन्वर्ट करते हैं। हाँ, जो भी जिस पैथी में आया, अगर वो योग के लिए आया, क्योंकि सब चीज योग से भी ठीक नहीं हो सकती। ठीक है, एक मेडिसिन मैनेजमेंट तो चाहिए आपको कहीं ना कहीं। योग भी ठीक करता है, लेकिन मान लो कहीं रुकावट आ रही है तो हम वहाँ पे बोलते हैं आप थोड़ा होम्योपैथिक दवा ले लीजिए या कोई और पैथी जो भी वो खाना चाहे वो ले लीजिए। तो उससे क्या होगा, उसको जल्दी आराम आएगा। तो ये एक समन्वय बनाया हमने कि होम्योपैथिक और योग यदि आप दोनों चीजें करते हैं तो आप जल्दी। तो आपके पास आपके जो आप जो अभियान चलाते हैं या फिर आप जो स्वास्थ्य संबंधी इस प्रकार की चिकित्सा वगैरह करते हैं, तो आपके पास आने वाले जो रोगी तो नहीं कहेंगे लेकिन जो जिज्ञासावश आते हैं वो बुजुर्ग होते हैं, नौजवान होते हैं या फिर महिलाएं होती हैं? नहीं, यहाँ पे मेरे पास हर वर्ग आता है। बुजुर्ग भी आता है, महिलाएं भी आते हैं, युवा भी आता है और बच्चे भी आते हैं। क्योंकि उसको तो होम्योपैथिक में हर तरीके का ट्रीटमेंट होता है, लगभग सभी तरह का, और जिसके साइड इफेक्ट ना के बराबर होते हैं। तो बुजुर्ग तो है ही है मेरे पास का। हमने बुजुर्गों के लिए स्पेशल एक ओपीडी भी बनाई है मैंने, जिसमें हम निःशुल्क परामर्श भी देते हैं, जिसमें निःशुल्क कभी कभी दवाइयां भी देते हैं। कुछ हमने हेल्थ कार्ड भी बनाए हैं बुजुर्गों के लिए कि मंथली हेल्थ कार्ड बना दिया, मिनिमम अमाउंट दे दिया उनको कि आप पूरे महीने इस कार्ड को लेके आइए, आपको हर चीज की दवा मिलेगी। मान लो कोई किसी के पास पैसे नहीं है तो उसके लिए भी हम फ्री कर देते हैं, तो एक फ्री कार्ड बना देते हैं, हर महीने आता है वो। इसी तरह से महिलाओं के लिए, महिलाओं में आजकल बहुत सारी समस्याएं जो हो रही हैं, जैसे महिलाओं में मेनोपॉज के बाद की जो ओल्ड एज महिलाओं में भी बहुत समस्याएं हो रही है, जैसे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, गठिया बाई है, ये महिलाओं पुरुष दोनों में ही होती है। बुजुर्गों में बहुत हो रही है। जैसे गठिया की प्रॉब्लम तो ज्यादातर 60 के बाद ही शुरू होती है, जो जब पार्किंसन डिजीज हो गई, बहुत सारी समस्याएं हैं। नींद नहीं आना, बुजुर्गों में नींद नहीं आती, तो नींद के भी बहुत अच्छे मैनेजमेंट हैं होम्योपैथिक में। आप नींद के लिए भी आप दवा ले सकते हैं, साथ में गठियाबाई के लिए बहुत अच्छी दवाइयाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पेन किलर तो आप, मेरा ये मानना है कि बहुत ज़्यादा आपको दर्द निवारक दवाइयाँ या गोलियाँ नहीं खानी चाहिए। होम्योपैथिक बिल्कुल सेफ है, आप होम्योपैथिक खा सकते हैं। तो इसके लिए कुछ आप कोर्स भी करवाते हैं? इतने दिनों का आप ये योगा कोर्स कीजिए, इतने दिनों के लिए होम्योपैथी दवाई लीजिए, इतने दिनों के लिए आप साइकिलिंग कीजिए, ऐसे भी कुछ आप सलाह देते हैं? हाँ, बिल्कुल देते हैं। हमारे ये मानना है कि जो भी व्यक्ति होम्योपैथिक दवाई खाए तो कम से कम 6 महीने, 8 महीने, 10 महीने, साल भर जरूर खाए वो दवा, क्योंकि होम्योपैथिक का एक्शन, होम्योपैथिक खाने वाला और डॉक्टर को भी रोगी समझ में आना चाहिए, एक सामंजस्य बनता है जी। तो इस हिसाब से हम उसको बोलते हैं तो कम से कम 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने दवाई जरूर खाए होम्योपैथिक, साथ में योग करें। योग का कोई समय नहीं है, योग तो सबको जिंदगी भर करना है। आप एक रोटी कम खाइए लेकिन योग जरूर करेंगे आप। बिल्कुल सही कहा। साइकिल इसलिए बोलता हूँ, जो जिसको साइकिल तो मेरे को अच्छी लगती है क्योंकि मेरा मन अच्छा लगता है साइकिल चलाने से, मेरा प्रिय वाहन भी है वो जी। तो जिसको साइकिल चलानी है वो साइकिल चलाए, जिसको पैदल घूमना है वो पैदल घूमे, जिसको दौड़ना है वो दौड़े, पर करना जरूर है। यानी कि शारीरिक गतिविधियों को बनाए रखना है बहुत जरूरी है जी। क्योंकि हम यहाँ पर वृद्धजन के स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, तो इसमें खान पान का भी कितना रोल होता है, कितनी भूमिका होती है? देखिए, आज के समय में मैं सच बताऊं तो खान पान हम पहले से ही परहेज करके रखें। अच्छा, होम्योपैथी में खान पान का विशेष ध्यान रखना पड़ता है? मतलब थोड़ा बहुत रखना पड़ता है होम्योपैथिक में भी खान पान का, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। जैसे बहुत ज्यादा मिथ है कि नहीं इतना परहेज करना पड़ता है, तो कई लोग तो परहेज की वजह से ही होम्योपैथिक में नहीं आते हैं या आयुर्वेदिक में नहीं जाते हैं। बट होम्योपैथिक में भी ऐसा नहीं है कि बहुत परहेज की जरूरत, थोड़ा बहुत करने की जरूरत है। बाकी आजकल एडवांस पैथी आ गई है होम्योपैथिक में भी जी हाँ, तो ऐसा कुछ बहुत विशेष परहेज की जरूरत नहीं है। तो अब ये बताइए कि क्योंकि अब हमारे पास वक्त भी बहुत कम है, आप चलते चलते अपने सुनने वालों को क्या संदेश देना चाहेंगे साइकिलिंग के विषय में, संस्कृति, संस्कार और वृद्धजन के स्वास्थ्य के विषय में? चलते चलते यही कहूँगा कि स्वास्थ्य से बड़ा धन कुछ नहीं है। जिसके पास ये धन है समझिए वही सबसे बड़ा धनी है। साइकिल इसलिए आई कि वो प्रत्येक व्यक्ति को, मुझे लगता है कि अगर वो कुछ भी नहीं कर रहा है तो रात को ऑफिस से आके साइकिल उठाए और 15 किलोमीटर साइकिल, 20 किलोमीटर साइकिल चला ले। मुश्किल से 40 से 45 मिनट लगेंगे, उससे उसको बोरियत भी नहीं आएगी, वो ठीक भी रहेगा। ये एक संपूर्ण
क्रिया है जी। साइकिल उठाए और चले गए, तो इजी वे है ये जी। यानी कि जो भी हम इजी तरीके से कर सकते हैं वो करें, और जो कि स्वास्थ्य पे, हमारे स्वास्थ्य पर अच्छा असर डाले, हम वो करें। खान पान पे विशेष ध्यान रखें। डॉक्टर उमेश पंत जी, आप हमारे स्टूडियो में वक्त निकालकर साइकिल से कम 20 से 25 किलोमीटर चल करके आए, और यहाँ पर आकर के आपने योग के विषय में और होम्योपैथी के विषय में दोनों का कैसे सामंजस्य हो सकता है, अच्छे तरीके से हम अपने